हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की, है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हम यहां पर कहते हैं वर्गीकी। अब वर्गीकी का अभिप्राय क्या है? इसे आप वर्गीकरण विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का मतलब क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी शब्द को हमने यहां पर दो पार्ट में तोड़ दिया है। एक है आपका टैक्सिस और दूसरा है आपका नोमोज। टैक्सिस वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट या व्यवस्था, और नोमोज अपन कहते हैं ना नॉर्म्स लागू हो गए। नॉर्म्स या नोमोज वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉ को या फिर नियमों को। तो देखें, इस शब्द से आप आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। टैक्सिस का मतलब हुआ अरेंजमेंट, नोमोज का मतलब हुआ यहां पर लॉज। अब देखें, अरेंजमेंट किसका? तो हम यहां पर डायवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं। डायवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के जीवों की व्यवस्था की हम बात करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिलेंगे? ऑर्गेनिज्म, और उनके अरेंजमेंट की यहां पर बात की जा रही है। इनके अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अब उन कैटेगरी में उनको रखने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या है? नियम है ना। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन के अंदर उपयोगी सिद्धांत और विधियों का जो अध्ययन है उसी को आप क्या कहेंगे? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहेंगे। देखिए, टैक्सोनॉमी टर्म साइंटिस्ट का नाम जनरली एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखें। टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले ने टैक्सोनॉमी शब्द को दिया था। अब देखिए यहां पर कि टैक्सोनॉमी के अंदर किन किन बिंदुओं को स्टडी किया जाता है, किन किन बिंदुओं के बारे में बात होती है। तो देखिए यहां पर कैरेक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। अब एनसीईआरटी में इन बिंदुओं को आगे पीछे दिया हुआ है, इनका कोई एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं दिया है, लेकिन स्टेटमेंट में बताया हुआ है कैसे अलग अलग टुकड़ों के अंदर। जैसे मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बताया था कि किसी भी जीव के नामकरण से पहले उसे पहचानना अनिवार्य है। तो यानी नोमेनक्लेचर से पहले कौन आ जाएगा? आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन से पहले क्या आ जाएगा? तो कैरेक्टराइजेशन। सिंपल सी चीज है, अगर किसी जीव को पहचानना है तो आपको उसके लक्षण पता होने चाहिए, उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें स्तनधारियों की, तो स्तनधारियों के जो फंडामेंटल फीचर हैं, शरीर पर रोम की उपस्थिति, बाह्य कर्ण पिन्ना की उपस्थिति, ये मैमल्स या स्तनधारियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये फीचर हैं तो आप उसको मैमल में रखते हो। तो यानी आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एनिमल जो है वो आपका मैमल है या नहीं? तो आप उन लक्षणों के आधार पर बताएंगे। तो उसी को हम यहां पर कह रहे हैं विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन होने के बाद जैसे ही आपको उसके लक्षण या उसकी विशेषता का पता चलेगा, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का पता चलेगा, आप उसको क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई या पहचानने के बाद में आप क्या देंगे? उसे कोई एक विशिष्ट नाम देंगे, और विशिष्ट नाम देने के बाद आप टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अंदर उसे किसी एक सवर्ग, किसी एक टैक्सा, किसी एक टैक्सोन के अंदर उसको आप रख देंगे। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी एट लास्ट क्लासिफिकेशन। तो कभी आपको क्वेश्चन के अंदर अगर इन स्टेप का आपको एक अरेंजमेंट पूछ ले जाए कि भाई पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा, तो आप ये सीक्वेंस ध्यान में रखें, ठीक है ना। कौन कौन सा सीक्वेंस है? तो पहला कैरेक्टराइजेशन होगा, सेकंड होगा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आएगा नोमेनक्लेचर, और चौथा आ जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। और इन चारों लक्षणों को ही हम कहते हैं बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे इनको? तो ध्यान में रखें, इन चारों लक्षणों को हम कहते हैं यहां पर बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के या वर्गीकी के ये क्या है? आधार है। अब देखिए, कुछ रैंडमली यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पैराग्राफ में, उनको मैंने कलेक्ट करके यहां पर एक टॉपिक में उतारा है। टैक्सोनॉमी के अंदर देखें कि जनरली हम यहां पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की डिटेल से।
तो कोई क्लासिफिकेशन या कोई टैक्सोनॉमी जो है वो हमारे लिए आज नई नहीं है, या साइंटिस्ट के लिए आज नई नहीं है। रीजन कि जो प्रिमिटिव हमारे जो पूर्वज थे, प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, वो भी जीवों को क्लासिफाइड किया करते थे। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मानव के पूर्वज थे वे सजीव और निर्जीव में पहचान भय के आधार पर करते थे। बात की थी ना हमने इस पॉइंट पर कि जो पुरातन मानव है, पुरातन मानव सजीव और निर्जीव के मध्य विभेद किसके आधार पर करते थे? भय या डर के आधार पर। यानी जो जीव उनसे डरते थे वो सजीव, और जिन्हें डर नहीं लगता था वो कैसे थे? निर्जीव। तो इसी प्रकार से मैंने यहां पर बताया कि प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। अब प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन कोई ब्रांच नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। प्रिमिटिव वर्ड कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब आप ध्यान में रखेंगे प्राचीनतम या फिर आप कह सकते हैं पुरातन, यानी बहुत पुराना। कि जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए या इनका इवोल्यूशन जो चल रहा था उस टाइम पर देखें आदि मानव ने जीवों को क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। और किसके आधार पर? तो उनके उपयोग के आधार पर उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। अब उपयोग उनके डेली लाइफ में रोटी, कपड़ा, मकान, इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जीव हैं, उनके आधार पर उन्होंने विभिन्न जीवों को क्या किया? क्लासिफाइड किया। टैक्सोनॉमी के अंदर दो चीजें और आ जाती हैं आपकी, एक आ जाता है सिस्टेमेटिक्स और दूसरा आ जाता है न्यू सिस्टेमेटिक। अब देखो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि जो न्यू सिस्टेमेटिक है वो सिस्टेमेटिक्स का ही एक मॉडर्न वर्जन आप कह सकते हैं, एक आधुनिक जो है कुछ इसमें चेंजेस करके एक आधुनिक टॉपिक के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए सिस्टेमेटिक्स की बात करें जब अपन, तो सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है यहां पर वर्गीकरण पद्धति। सिस्टेमेटिक्स से अभिप्राय क्या है? वर्गीकरण पद्धति। अब यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, टैक्सोनॉमी जिसे वर्गीकी कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स जिसे वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्गीकरण पद्धति आए तो आपको आंसर कहां से निकालना है? सिस्टेमेटिक से। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको वर्गीकी दिया हुआ है, इट मींस बात किसकी की जा रही है? टैक्सोनॉमी की जा रही है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब सिस्टेमेटिक्स की बात करें तो देखें सिस्टेमेटिक वर्ड आया कहां से? तो ये वर्ड आया है आपका सिस्टेमा से। और आपको याद हो तो कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा, इस सिस्टेमा वर्ड से इस ब्रांच का ओरिजिन हुआ है सिस्टेमैटिक्स, जो कि टैक्सोनॉमी का ही एक ब्रांच आप कह सकते हैं, वर्गीकरण पद्धति। अब देखें सिस्टेमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की एक नियमित व्यवस्था, जीवों की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। इस सिस्टेमेटिक शब्द को दिया किसने? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही इस शब्द को दिया गया। और एक्चुअली सिस्टेमेटिक्स क्या है? तो जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक व विकासीय संबंधों का अध्ययन। जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक व विकासीय संबंधों का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है? वर्गीकरण पद्धति कहलाता है। अब सिस्टेमेटिक्स में आप कह सकते हैं सिस्टेमेटिक एक ओल्डर वर्जन है, न्यू सिस्टेमेटिक एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना। तो सिस्टेमेटिक्स जो है उसी को बाद में किसमें इवॉल्व किया? न्यू सिस्टेमेटिक्स में। तो हमेशा कुछ परिवर्तन जब होते हैं तो उसे एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये जो आपका न्यू सिस्टेमेटिक है इसे नियो सिस्टेमेटिक भी कहा जाता है ना। न्यू वर्ड आया कहां से? तो ध्यान में रखें नियो, और नियो से ही न्यू का ओरिजिन हुआ है। तो न्यू या न्यू का मतलब होता है अपडेटेड, क्योंकि उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुए हैं। अब ये नाम दिया किसने? जूलियन हक्सले ने दिया हुआ है। किसने? जूलियन हक्सले ने। न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से स्टडी पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी हम किन किन बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करते हैं? तो पहले आप ध्यान में रखें,
वर्गीकरण पद्धति में हम केवल और केवल डायवर्सिटी, उनके कंपैरेटिव जो फीचर्स हैं उनको और उनके विकासीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। जबकि और यहां पर एक और पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि सिस्टेमेटिक के अंदर केवल और केवल ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट, केवल और केवल पादपों के आकारिकी यानी बाह्य संरचना के जो लक्षण होते हैं उन्हीं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? सिस्टेमेटिक्स में। जबकि अगर न्यू सिस्टेमेटिक्स की बात की जाए तो न्यू सिस्टेमेटिक में मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य संरचना, एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना, यानी पादप की बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना का अध्ययन इसके अंदर होता है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि विकासीय प्रक्रम का अध्ययन यहां पर होता है। और चौथा आपको ध्यान में रखना है कि विभिन्न जो पारिस्थितिक सूचनाएं हैं, किसी एक जीव से संबंधित पारिस्थितिक सूचना का अध्ययन भी किसमें? तो न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर किया जाता है। जबकि यहां पर आपको खाली 2-3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक डायवर्सिटी, एक कंपैरेटिव स्टडी और तीसरा आ जाता है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। किसमें? सिस्टेमेटिक्स में। जबकि न्यू सिस्टेमेटिक्स की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द प्लांट, सेल स्ट्रक्चर, इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी पादप की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन, दूसरा कोशिकीय संरचना का अध्ययन, तीसरा विकासीय प्रक्रम या प्रक्रिया का अध्ययन और चौथा पारिस्थितिक सूचना, किसी जीव से संबंधित पारिस्थितिक सूचना का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आ जाता है? न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीय श्रेणी का मतलब क्या होता है यहां पर कि कितने पद टैक्सोनॉमी के अंदर या क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले सारे पदों को सम्मिलित रूप से हम यहां पर कहते हैं वर्गीय श्रेणी। तो देखिए वर्गीय श्रेणी जो है वो आपका एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। एकल सोपान प्रक्रम नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर केवल एक कैटेगरी आती है, केवल एक स्टेप आती है, केवल एक पद आता है, केवल एक संवर्ग आता है, बल्कि पूरी की पूरी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो बहुत सारे पदों से मिलकर बनी हुई है। दूसरा देखें, इनमें एक से अधिक पद उपस्थित होते हैं। अब देखें यहां पर कि एक से अधिक पद, जो स्टेप शब्द है वो किसके लिए? तो यहां पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं संवर्ग के लिए। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीय की श्रेणी के अंदर बहुत सारे पदों को, बहुत सारी कैटेगरी या संवर्ग को सम्मिलित किया जाता है। इसके प्रत्येक पद को आप क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं। और सभी को सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। इट मींस टैक्सा एक प्लूरल शब्द है, जबकि टैक्सोन एक सिंगुलर शब्द है। इसका एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे आपने बिल्ली को देखा तो बिल्ली एक टैक्सा है। अगर आपने कुत्ते को देखा वो एक टैक्सा है, एक मनुष्य को देखा वो एक टैक्सा है, गाय को देखा वो एक टैक्सा है, भैंस को देखा वो एक टैक्सा है। क्यों? क्योंकि वो वर्गीय की पदानुक्रम के अंदर या फिर आप कह सकते हैं वर्गीय श्रेणी में किसी न किसी एक संवर्ग के अंतर्गत वो आता है ना। चाहे आप उसमें कह दीजिए कि जैसे हमने इन सब को लिया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य, इन सब को लिया, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? मैमल्स में आ जाते हैं। तो मैमल या मैमलिया फर्दर क्या है? एक टैक्सा या एक टैक्सोन आप कह सकते हैं। मैमलिया किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। इट मींस आप कोऑर्डिनेटा को क्या कह सकते हैं? एक टैक्सा कह सकते हैं। फर्दर आप क्या कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? तो एनिमल किंगडम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या बता सकते हैं? एनिमल किंगडम भी एक क्या है? टैक्सा। तो इस प्रकार से वर्गीय की श्रेणी में आपको विभिन्न क्या देखने को मिलते हैं? टैक्सा देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखें, आपकी टैक्सा शब्द प्लूरल है और टैक्सोन जो है वो सिंगुलर है, यानी केवल एक स्टेप, एक पद के लिए शब्द काम में लिया जाता है, तो वो हो गया आपका टैक्सोन।
और एक से अधिक पद हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या काम में ले सकते हैं, टैक्सा काम में ले सकते हैं। अब देखें यहां पर कि वर्गी की श्रेणी के प्रत्येक पद को हमने क्या कहा, संवर्ग कहा, कैटेगरीज कहा। और ये जितनी भी कैटेगरीज है इन्हें हम वर्गीकरण की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है, मैं जो छोटे छोटे से माइनर पॉइंट बताता हूं, क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं और आप यहीं पर गलतियां करते हैं, ध्यान में रख लेना। वर्गीकरण की इकाई की बात की है, प्रत्येक संवर्ग, और प्रत्येक संवर्ग का मतलब आप चाहे जगत लीजिए, आप संघ लीजिए, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, किसी भी एक पद को उठाकर देखिए, वो वर्गीकरण की एक इकाई है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए वर्गीकरण की सबसे छोटी आधारभूत या फंडामेंटल इकाई, तो वो कौन सी होगी, वो जाति या वो फिर स्पीशीज कहलाएगी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कैटेगरी की अपन बात करें तो कैटेगरी जो है वो पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी का क्या है, एक पार्ट, क्योंकि टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, कैरेक्टराइजेशन आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, नॉमेनक्लेचर आ जाता है, एंड देन सबसे महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन, जिसमें किसी जीव को कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किसी एक संवर्ग में रखा जाना। जीवों को उनकी विशेषताओं के आधार पर किसी एक वर्ग में रखा जाना ही क्या कहलाता है आपका, यहां पर ध्यान में रख लेना। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। अब देखो टैक्सोनॉमी में बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ जाती हैं, तो ये जितनी भी संवर्ग है इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, बिकॉज ऑफ ये क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होती हैं। सारे के सारे संवर्ग यानी जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करती है, टैक्सोनॉमिकल हियरार्की का फॉर्मेशन करती है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे एक चार्ट, ये दिख रहा है आपको, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, ये पूरा का पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। क्या कहते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। और वर्गीकी पदानुक्रम में आप देखिए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति, जिसे आधारभूत या फंडामेंटल इकाई भी कहते हैं। अब जब वर्गीकी पदानुक्रम की बात की जाती है तो वर्गीकी पदानुक्रम के अंदर आप देखें 7 आवश्यक संवर्ग मिलते हैं, 7 आवश्यक संवर्ग, यानी आप आवश्यक वो संवर्ग कह सकते हैं, आप अनिवार्य कह सकते हैं, अनिवार्य संवर्ग। यानी जब आप किसी पादप या जंतु को क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो आपको ये 7 स्टेप फॉलो करनी जरूरी है। यानी उस जंतु का आपको जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति बताना आवश्यक होता है, तभी वो एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, कंप्लीट वर्गीकरण माना जाता है। तो इट मींस आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर 7 जो है वो आवश्यक संवर्ग या अनिवार्य। अब ये 7 आवश्यक या अनिवार्य जो कैटेगरीज है वो कौन सी, तो ये रही आपकी 7 अनिवार्य कैटेगरी। जगत हो गया, संघ और प्रभाग, यहां पर 2 लिखे हुए हैं, संघ और प्रभाग। तो आप ध्यान में रखें, संघ किसके लिए, संघ जो है वो केवल और केवल जंतुओं के लिए, एनिमल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ये होता है यूज एनिमल के लिए। और प्रभाग की बात करें तो प्रभाग जो है वो किसके लिए, पादपों के लिए, प्लांट्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो अगर आप पादप का वर्गीकरण कर रहे हैं तो आप यहां पर जगत के बाद में क्या बताओगे, प्रभाग बताओगे। और अगर जंतु का वर्गीकरण कर रहे हैं तो आप किंगडम के बाद में क्या बताएंगे, फाइलम बताएंगे। लेकिन देखें कि 7 आवश्यक या अनिवार्य के अतिरिक्त यहां पर कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं। ये देखिए आप यहां पर 3 कैटेगरी, सब डिवीजन, सब ऑर्डर और सब फैमिली, इन्हें हम अनिवार्य नहीं मानते हैं, आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्लासिफिकेशन में अगर ये नहीं रिप्रेजेंट किए जाए तो भी कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये अनिवार्य कैटेगरीज में नहीं है। तो यहां पर एक पॉइंट आपके सामने आ जाता है कि टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज है उसमें कितनी कैटेगरीज, कितने संवर्ग
अनिवार्य हैं और कितने जो हैं अनिवार्य नहीं है। तो जनरली आप ध्यान में रखें कि आपको 7 कैटेगरी कैसे मिलती है, अनिवार्य मिलती है, और लगभग आपको जो 3 कैटेगरीज हैं ये कैसे मिलती हैं, अनिवार्य मिलती हैं, यानी अनिवार्य नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस टैक्सोनॉमिकल हियरार्की पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, जिसको हम कहते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम। अब देखिए वर्गीकीय पदानुक्रम के सबसे पहले आप यहां पर 2 ऑर्डर समझ लीजिए, एक है आपका असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर इट मींस आरोही क्रम हम इसे कह सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसे हम कहेंगे अवरोही क्रम, है ना। और अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्गीकीय पदानुक्रम है उसमें 7 सवर्ग कैसे होते हैं, अनिवार्य, ठीक है ना। तो ये आपके 7 सवर्ग हैं, जिसमें पहला सबसे टॉप मोस्ट सबसे ऊपर का आ जाता है आपका किंगडम। किंगडम के बाद आप चलिए नीचे, तो अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम केवल और केवल किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए। डिवीजन केवल और केवल किसके लिए, प्लांट्स या पादपों के लिए उपयोग में होता है। जस्ट फाइलम के बाद में क्लास या वर्ग, वर्ग के बाद में आ जाता है आपका गण, ऑर्डर, और उसके बाद में आ जाती है फैमिली, कुल, उसके बाद में आ जाता है जीनस, और उसके बाद में स्पीशीज। इस सीक्वेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। इट मींस अगर आपको किसी प्लांट या एनिमल को क्लासिफाइड करना है, आपको इसी सीक्वेंस में उसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर यह सीक्वेंस याद रखना है। इस सीक्वेंस के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखेंगे। ट्रिक क्या है आपकी, तो आप लिख लेंगे यहां पर, ट्रिक जो है आपकी केपी की क्लास और फैमिली, केपी की क्लास और फैमिली, जीनियस एंड स्पेशल है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा ट्रिक या नेमोनिक्स आपको ध्यान में रखना है। केपी की क्लास और फैमिली जीनियस और स्पेशल है। केपी की जो क्लास और फैमिली है वो कैसी है, जीनियस है और स्पेशल है, ठीक है ना। अब यहां पर इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसका, किंगडम को, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइलम को, क्लास आपकी सीधी सी आ गई, पूरा का पूरा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, फैमिली पूरी की पूरी एज इट इज आ गई, और जीनियस से आप ध्यान में रखेंगे यहां पर जीनस आ गया, और स्पेशल से आप ध्यान में रखेंगे स्पीशीज। तो इस प्रकार से 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को आप इस निमोनिक्स से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या निमोनिक्स, क्या ट्रिक है, केपी की क्लास और फैमिली जीनियस और स्पेशल है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में ना, केपी की क्लास और फैमिली जीनियस और स्पेशल है, तो उससे आपको ये सारा का सारा सीक्वेंस जो है वो इजी वे में याद हो जाएगा। अब देखिए उसमें कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ यानी जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, और जब जगत से आप जाति की ओर बढ़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, अवरोही क्रम बढ़ते हैं। यहां पर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना। क्या, जब आप आरोही क्रम में नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो समानताओं में क्या आती है, कमी। समानताओं में कमी का मतलब जीवों में जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जो सामान्य लक्षण हैं, जो एक दूसरे से समानता है, उनमें लगातार आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या आती जाएंगी, कमी आती जाएंगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़ोगे तो समानताओं में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। अब यहां पर आपको एक छोटा सा ऑरली में क्वेश्चन बताकर आपको यही चीज समझा देता हूं कि आपको कहा है निम्न में से किस संवर्ग में सबसे ज्यादा समानताएं होंगी। निम्न में से किस संवर्ग में सबसे ज्यादा समानताएं होंगी, और आपको यहां पर 4 संवर्ग दिए हुए हैं। एक दिया है आपको फैमिली, फिर आपको फाइलम दे दिया, तीसरा आपको जीनस दे दिया, और चौथा आपको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। बताएं किसमें सबसे ज्यादा समानता होगी। जो सबसे नीचे होगा,
है ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर जो सबसे नीचे की ओर होगा उसमें समानताएं सबसे ज्यादा, तो किसमें आ जाएगी आपकी, जीनस में सबसे ज्यादा समानताएं मिलेंगे। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए कि किसमें समानताओं में किसमें जो है समानताएं कम होंगी, किसमें समानताएं कम होंगी। तो आप यहां पर फर्दर वही कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए कि एक हमने ले लिया यहां पर क्लास ले लिया, एक फैमिली ले लिया, एक स्पीशीज ले लिया और एक फाइलम ले लिया, तो बताएं किसमें समानताएं कम होंगी। तो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो समानताओं में कमी, तो सबसे जो टॉप कैटेगरी है आपकी, तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी हो गई, फाइलम हो गई, तो फाइलम के अंदर समानता क्या हो जाएगी, कम। तो इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि समानताओं में कमी और समानताओं में वृद्धि कब होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे समानताओं में कमी मिलेगी, ऊपर से नीचे आओगे समानताओं में क्या मिलेंगी, वृद्धि मिलने वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर देखिए तो इसमें आ जाते हैं सफिक्स फॉर टेक्सा, कि अलग अलग टेक्सा के लिए स्पेशल क्या लगे होते हैं, सफिक्स लगे होते हैं। इन सफिक्स के आधार पर आप बिल्कुल सिंपल वे में उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये जनरली जो है ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मॉर्फोलॉजी, आपके जो दूसरे पोर्शन है, आपका जो एनिमल किंगडम वाला पोर्शन हो गया, आपका प्लांट किंगडम वाला पोर्शन हो गया, आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गई, इन सारों के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये हेल्प करते हैं, इसलिए साथ साथ में आपको इनको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए कि सफिक्स फॉर टेक्सा, यानी अलग अलग टेक्सा के लिए अलग अलग क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। तो आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो डिवीजन है, वो फैमिली है, वो क्लास है, वो ऑर्डर है, क्या है। तो देखें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो डिवीजन की, तो डिवीजन के पीछे शब्द सफिक्स का मतलब पश्च लग्न है ना, एक ध्यान में रख लेना कि सफिक्स का मतलब होता है यहां पर आपका पश्च लग्न कह सकते हैं, अनुलग्न कह सकते हैं या अनुलग्न कह सकते हैं। आप केमिस्ट्री के अंदर भी इनका IUPAC नाम के अंदर कुछ ऐसा यूज करते हैं, तो उसी से आप प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो डिवीजन के लिए आप देखें यहां पर शब्द है फाइटा, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी न किसी डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रखें कि जिसके पीछे फाइटा लगा हुआ है वो कोई ना कोई एक डिवीजन है। और आपको यहां पर मैंने अभी बता दिया कि जगत के अंदर अगर आप दूसरी कैटेगरी देखेंगे तो डिवीजन किसके लिए, केवल और केवल पादपों के लिए। तो फाइटा केवल और केवल किसके लिए हो जाएगा, पादपों के लिए हो जाएगा। दूसरा देखें आप, यहां पर आपको मिलता है सब डिवीजन, तो जनरली सब डिवीजन तो आपका कौन सा है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो ध्यान में रखना है इनके पीछे सफिक्स जो लगता है वो लगता है फाइटीना। क्या लगता है, फाइटीना। तो डिवीजन में क्या था, फाइटा, सब डिवीजन में क्या है, फाइटीना। देन उसके बाद में आ जाता है क्लास। क्लास में क्या क्या लगता है, तो देखें क्लास में है आपका ऑप्सिडा। प्लांट के लिए अगर बात की जाए तो प्लांट के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे जो आपका टेरिडोफाइट्स हैं उनको फर्दर हम क्लासिफाइड करेंगे क्लासेस के अंदर, तो लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, तो ये क्या है आपके ऑप्सिडा आ रहा है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ में फाइसी शब्द लगा हुआ है तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में एट लास्ट पीछे AE आता है तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखें कि सफिक्स में आपने डिवीजन, सब डिवीजन और क्लास की बात की। फोर्थ आ जाता है आपका ऑर्डर। अगर आप किसी ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर के पीछे क्या लगता है, एल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स, ये क्या है, ये पादप जगत का एक गण है, एक ऑर्डर है, जिसके लिए हम शब्द कौन सा काम में ले रहे हैं, यहां पर सफिक्स एल्स काम में ले रहे हैं। और एट लास्ट आपका आ जाता है फैमिली, और फैमिली तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फैबेसी, लेग्यूमिनोसी, लिलियसी, तो ऐसी शब्द जो आता है, ऐसी वर्ड जो आता है आपका सफिक्स के फॉर्म में, वो किसके लिए, स्पेशली फैमिली के लिए काम में लिया जाता है। तो ये हमने एक छोटी सी बात की यहां पर किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर हमने यहां पर जो है इस पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या किया है, डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब हम यहां पर बात करें
तो इसको आप समझें कि ये जो है ये क्लासिफिकेशन कैसे आया है। तो इसका मैं कॉमन सा, वैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें डिटेल से एक एक कैटेगरी को समझाने वाला हूं, लेकिन यहां पर मैं बेसिक आइडेंटिफिकेशन की फॉर्म में आपको एक चीज समझा देता हूं। दो निकट संबंधी प्रजातियां जो हैं वो सदैव और सदैव एक वंश में रखी जाती हैं, क्योंकि उनमें आपस में बहुत सारे लक्षण क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप इसी प्रकार से अब प्रत्येक कैटेगरी के लिए ये सेंटेंस काम में ले सकते हैं। निकटवर्ती प्रजातियों का समूह क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। निकटवर्ती वंश का समूह क्या कहलाता है, कुल कहलाता है। निकटवर्ती कुलों का समूह क्या कहलाता है, तो गण कहलाता है। और निकटवर्ती गणों का समूह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और निकटवर्ती वर्ग का जो समूह है वो प्रभाग या संघ कहलाता है। और निकटवर्ती संघ और प्रभाग जब आपस में मिलते हैं तो आपका कौन सा जगत का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस के बेस पर भी आप इन सब को ध्यान में रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी कैटेगरीज एक दूसरे से क्या करती हैं, लिंक करती हैं। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। अब हम प्रत्येक कैटेगरी को यहां पर क्या करने वाले हैं, डिटेल से स्टडी करने वाले हैं।